मैं मनोज सक्सेना और फ्राम सक्सेना कॉमर्स प्रवक्ता जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन बेवर के डिस्ट्रिक्ट तरफ पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोग हमारी वीडियो लगातार देखते रहिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा वेतन शीर्षक के अंतर्गत आय, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें वेतन है क्या। वेतन किसे कहते हैं? वेतन और प्रोफेशन में अंतर है। जैसे वेतन में दो व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है। एक नियोक्ता, एम्प्लॉयर, दो लोगों का जरूरी है। एक तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, इसे हम हिंदी में कहते हैं नियोक्ता, और इसे कहते हैं हम कर्मचारी। ये कर्मचारी अपनी सेवाएं अपने नियोक्ता को देता है और नियोक्ता उसके बदले में उसे मौद्रिक भुगतान करता है, उसके साथ साथ कुछ रियायतें भी देता है। ये सारी चीजें वेतन के अंतर्गत आती हैं। लेकिन यानी नियोक्ता कौन सा हो गया हमारा? पेयर। और ये कौन सा हो गया हमारा? रिसीवर। ये रिसीव करता है, क्या करता है? रिसीव सैलरी। और ये क्या देता है? ये कैश देता है। ये हो गई हमारी इनकम। ठीक है, ये हमारी वेतन कहलाएगा। अब आप कहेंगे कि एक संसद सदस्य है या विधायक है, उसको भी वेतन मिलता है। तो उस विधायक या सांसद के वेतन को इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत नहीं लेते हैं। अब आप कहेंगे क्यों नहीं लेते हैं? उसका भी तो कारण है। नियोक्ता आपका कोई भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, संस्था हो सकती है, फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है। लेकिन क्योंकि उसके अधीन काम कर रहा है, नियुक्ति पत्र उसने दिया है, वो नियोक्ता है। लेकिन सांसद और विधायक को कभी भी कोई नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है कि आप हमारे नौकर हो, कर्मचारी हो। भले ही वो सरकार के अधीन काम करता है, लेकिन वो ना तो इंटरव्यू देता है, ना कोई रिटन परीक्षा पास करता है। वो तो अपना जन प्रतिनिधियों से, जनता से अपना वोट लेकर, मतदान कराकर अपने को बहुमत साबित करता है और जनता की सेवा के लिए वो सांसद या विधायक चुना जाता है, ना कि नौकरी है। वैसे तो दोनों को ही वेतन मिलता है, कर्मचारी को भी वेतन मिलता है और सांसद को भी मिलता है। लेकिन विधायक और सांसद का वेतन सेवा कार्यों के लिए होता है, उसकी नियुक्ति नहीं होती है। इसलिए उसका मिला हुआ वेतन, सांसद और विधायक का वेतन अन्य साधनों के अंतर्गत आय शीर्षक के अंतर्गत आता है। लेकिन जो किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म या कंपनी के यहाँ कार्य करता है, उसके द्वारा दिया गया वेतन कैसा होता है? इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंतर्गत आता है। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि कभी कभी आपने पार्टनरशिप फर्म देखी होगी। लोग अपनी टैक्स की बचत करने की वजह से या अपनी इनकम को बढ़ाने के उद्देश्य से पार्टनर सैलरी अपने एग्रीमेंट में शो करते हैं। अब लेकिन जो पार्टनर इनकम फ्रॉम ये पार्टनर्स को सैलरी गेन करेगा, वो हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत आएगी, न कि इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, वेतन शीर्षक के अंतर्गत
ये जो आय से संबंधित हमारे वो हैं, वो भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 15 से लेकर धारा 17 तक दिया गया है इसका विवरण। ठीक है, ये जो वेतन शीर्षक है वो आय का सबसे प्रथम शीर्षक है, सबसे पहला शीर्षक है, फर्स्ट हेड ऑफ इनकम। उसके बाद अब होता क्या है, कभी कभी एक व्यक्ति एक ही जगह नौकरी नहीं करता, कहीं तो फुल टाइम करता है। फुल टाइम तो आप जानते ही हैं, मैक्सिमम 8 घंटे का, वो तो हो गया फुल टाइम। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग 2 घंटे यहाँ काम किया, 2 घंटे वहाँ काम किया, 2 घंटे वहाँ, यानी 4 जगह काम 2-2 घंटे किया। ये उनका पार्ट टाइम जॉब होता है, लेकिन और चारों जगह से उन्हें सैलरी मिल रही है। ठीक है, जब चारों जगह से उन्हें सैलरी मिल रही है तो उनके नियोक्ता कितने हो गए? 4। तो चारों एम्प्लॉयर से जो पैसा मिलेगा वो टोटल अमाउंट हमारा क्या में जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में जाएगा। ठीक है, अब कभी कभी एक और बात आती है कि वेतन कौन सा माने। अब आप कहेंगे वेतन और कौन सा माने, जैसे सैलरी हमारी है 10,000 रुपया महीने, और हमने 12 महीने की सैलरी हमारी हो गई 1,20,000, लेकिन हमने प्राप्त किए 1,50,000। अब आप कहेंगे सो कौन दे देगा? दे देते हैं। जब आप अच्छा काम करते हैं, संबंध अच्छे हो जाते हैं, कोई विशेष आवश्यकता एम्प्लॉय को होती है, तो जो अच्छे एम्प्लॉयर होते हैं वो अपने कर्मचारी की मदद करते हैं, हेल्प। ऐसा नहीं फ्री में देते हो, आगे जो काम करेंगे अगले वर्ष तब उनसे एडजस्ट कर लेंगे, समायोजन, यानी एज ए एडवांस। यानी जो आपका 30,000 रुपया हुआ वो कैसा हुआ? एज एडवांस। तो आप ये बताएं कितने पे टैक्स देना पड़ेगा? इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी मानी जाएगी उस वर्ष की? 1,50,000 जितनी वो गेन करेगा। और वही नेक्स्ट ईयर, जो कि टैक्स हमेशा 1 टाइम लगता है इनकम पर, जब हम यहाँ दे चुके होते हैं तो अगली साल, यानी ये मान लो 17-18 में हमारी इनकम, हमने 1,50,000 पे टैक्स दिया, लेकिन 18-19 में हम कितने पे देंगे? 90,000। क्यों कि 1,20,000 में से माइनस 30,000, तो 90,000 रुपया हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी कहलाएगी। ऐसे ही कभी कभी बात और होती है कि सैलरी हमारी अर्न तो हो गई बट नॉट रिसीव्ड, हमें मिली नहीं। जैसे कि सपोज करो हमारी सैलरी कितनी थी? हमारी सैलरी थी 1,20,000 और हमको 1,00,000 रुपया मिला, तो हमारी इनकम कितनी होगी? 1,00,000 रुपया मानी जाए। ये हमारी सैलरी इनकम होगी, जितना आई विल गेट, जितना मैं रिसीव करूंगा। ठीक है, और ये 20,000 अगले वर्ष हमें मिलेगी। सपोज करो मैं 5 अप्रैल को मिली, तो ये 17-18 में तो हमारा कितने पे हमारी टैक्सेबल वो होगी? 1,00,000, और दूसरे में 18-19 में 1,20,000 प्लस 20,000 बराबर 1,40,000 रुपया हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब आपने समझ लिया कि ड्यू और रिसीट, जो भी ज़्यादा होगा और जो पहले होगा उसी को हम मानकर चलेंगे। अब हमारा आता है कि वेतन अर्जित करने का स्थान। वेतन कहाँ अर्जित हो रहा है? अगर मैं भारत में नौकरी कर रहा हूं और भारत में ही रह रहा हूं
तो ये भारत में अर्न करी हुई यानी इंडिया में अर्न की हुई मानी जाएगी, अर्जित की हुई मानी जाएगी और उस पर आयकर लगेगा। यदि कोई व्यक्ति भारत में सर्विस कर रहा है, सेवारत है, और वह अवकाश पर विदेश जा रहा है, आप यूँ समझे कि यहाँ भारत में काम कर रहा है, इंडिया में काम कर रहा है और विदेश में जा रहा है छुट्टी लेकर, और वो वहीं वेतन प्राप्त कर लेता है, तो भी उस व्यक्ति को टैक्स देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि भारत में अर्जित की हुई आय मानी जाएगी। ठीक, इसी के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति इंडिया में सर्विस की और रिटायर होकर विदेश में रहने लगता है, रिटायर हो गया, सपोज करो उसका लड़का अमेरिका में है और वो अमेरिका चला जाता है, तो भी और वहां वो पेंशन प्राप्त कर रहा है, पेंशन तो यहां से मिलेगी, तो भी उसको भारत में अर्न करने की हुई पेंशन ही आय ही मानी जाएगी। इसलिए पेंशन जो भी अर्न करेगा उस पर उसे टैक्स देना पड़ेगा, भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 16 के अनुसार। तो इसके अलावा एक चीज और है, यदि मालिक और कर्मचारी का यानी नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं है तो वेतन नहीं हो सकता। दूसरा, अभी मैंने आपको संसद सदस्य का वेतन बताया ही था, सांसद का वेतन और विधायक का वेतन, ये वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं होता है, बल्कि अन्य साधनों से आय के अंतर्गत कर योग्य होता है।